हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार। आज लेक्चर 3 है। तो जो सेकेंड लेक्चर में मैंने कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बता रहे थे, उसी में कुछ बचा हुआ रिमेन पार्ट है, उसको हम आज कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 ये क्या कहता है कि मिनिमम क्लियरेंस एबव द ग्राउंड, जो कंडक्टर और जैसे कोई ग्राउंड है और कंडक्टर के बीच का दूरी कितना होगा ये बताता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होगा। अगर एलॉन्ग द स्ट्रीट हो या स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है तो दोनों केस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे कि अगर नॉर्थ टू साउथ कोई स्ट्रीट है, जैसे नॉर्थ टू साउथ कोई स्ट्रीट है, कोई गली है, उसको क्या कर रहा है, इस कंडक्टर को पार करना है। तो एलॉन्ग द स्ट्रीट, अगर इस स्ट्रीट के साथ साथ चल रहा है तो ग्राउंड से कितना दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, तो इसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, मतलब कि उस गली के साथ साथ चल रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रॉस करेगा तो क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ को स्ट्रीट है, इस प्रकार से है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो क्रॉस करेगा तो इस प्रकार से, मतलब कि ग्राउंड से ऊपर इस तरफ से क्या होगा, क्रॉस होगा। तो ये क्रॉस नहीं कर रहा है, गली के साथ साथ चल रहा है, तो फिर कंडक्टर का हाइट कितना होना चाहिए। तो ग्राउंड से कंडक्टर का हाइट अगर एलॉन्ग द स्ट्रीट चल रहा है तो लो और मीडियम वोल्टेज लाइन में 18 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए कंडक्टर। कितना फीट के? 18 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट इजकल टू आप लोग लेते होंगे 0.305 मीटर। तो मीटर में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो लो और मीडियम वोल्टेज लाइन में कितना होता है? 18 फीट। और अगर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, तो अगर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है तो उसके लिए ग्राउंड से कंडक्टर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 19 फीट होना चाहिए। मिनिमम कितना? 19 फीट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम 19 फीट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रूल बोल रहा है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77। फिर अगर कोई कंडक्टर कोई स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस करने वक्त उस जो स्ट्रीट से, मतलब गली से कंडक्टर की ऊंचाई कितनी होगी? अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन है तो 19 फीट, मतलब 19 फीट। अगर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो 20 फीट। ठीक है, ये याद रखिएगा, देखिएगा। ठीक है, और यही 79 रूल नंबर क्या कहता है? 79 कहता है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एबव द रूफ। रूफ कहने का मतलब जब आपके घर के छत से जब क्रॉस होती है कोई लाइन, तो उसका कितना ऊंचाई पर से, मतलब छत से कितना ऊंचाई उस लाइन का होना चाहिए। ये कौन सा रूल बोलता है? रूल नंबर 79। ठीक है, तो कितना ऊंचाई होना चाहिए? अगर समतल रूफ है, मतलब कि समतल है, प्लेन रूफ है, प्लेन रूफ समझ रहे हैं, प्लेन रूफ है, तो प्लेन रूफ से कंडक्टर की ऊंचाई जो भी लाइन गया हो, अगर लाइन क्या है, इन केस ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन का है, अगर किसका लाइन है, लो एंड मीडियम वोल्टेज का, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? छत से रूफ का हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 8 फीट। वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 8 फीट। और फिर छत से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 4 फीट। मिनिमम कितना है? 4 फीट। ठीक है, मतलब छत से, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका छत है, ये आपका क्या है? छत है, आपका रूफ है। ठीक है, तो रूफ से कितना हाइट होना चाहिए कंडक्टर का? मिनिमम 8 फीट। कितना होना चाहिए? 8 फीट। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि आप लोग देखते होंगे कि रेलिंग वगैरह निकाला हुआ रहता है, तो रेलिंग से कितना दूरी से ये लाइन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, तो कितना दूरी से जाना चाहिए ये आपको दिखा रहा है ये, तो ये कितना दूरी होना चाहिए? 4 फीट। कितना? 4 फीट। मतलब छत से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 4 फीट। और ऊंचाई कितना होना चाहिए? कम से कम 8 फीट। ठीक है, किस केस में? अगर लो और मीडियम वोल्टेज लाइन है तो। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए पिच रूफ, मतलब कि अगर स्लोप वाला छत है, मतलब ढाल छत है, तो उसमें वर्टिकल डिस्टेंस हो जाता है 8 फीट। कहने का मतलब छत से कंडक्टर की ऊंचाई 8 फीट
और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 फीट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 80 क्या बोलता है। रूल नंबर 80 में वही चीज़ है, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए बोला गया है। हाई वोल्टेज बोले तो क्या, एबव 11 वोल्ट है ना, 11 वोल्ट से 33 केवी तक क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, 33 केवी से ज़्यादा। तो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केस में, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के केस में क्या होगा कि रूफ से कंडक्टर का कितना डिस्टेंस रहेगा। तो रूफ से कंडक्टर का डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा 8 फीट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है 4 फीट। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो कितना होगा, 4 फीट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 4 फीट का। ठीक है, और 11 केवी से ये कब हुआ, जब 11 केवी से कम, 11 केवी तक वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा 8 फीट, 11 केवी से ज़्यादा में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, 6 फीट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हाई वोल्टेज में आप लोग को बताया था, हाई वोल्टेज को बताया था कहाँ से कहाँ तक बाबू, 650 वोल्ट से 11, 650 से 33 बोले थे, है ना। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोले थे हम 33 केवी टू एवं, मतलब 33 केवी से ज़्यादा, मतलब इसको ग्रेटर देन 33 केवी बोल सकते हैं, है ना, ग्रेटर देन 33 केवी। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखिए वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, 11 केवी तक 8 फीट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस छत से, रूफ से 4 फीट। लेकिन अब देखिए 11 केवी से 33 केवी के बीच में क्या होगा, अगर कोई भी हाई वोल्टेज लाइन है जो 11 केवी से 33 केवी के बीच का है, तो उसमें होगा वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब छत से कंडक्टर का दूरी होगा 12 फीट। हॉरिजॉन्टल में मतलब कि कोई छत है और उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूरी पर होगा, मतलब कोई रेलिंग वगैरह घर बनाते हैं तो देते हैं, तो रेलिंग से कितना दूर होगा, 6 फीट, कम से कम 6 फीट। ठीक है, कौन सा लाइन में, 11 केवी से 33 केवी वाला लाइन में। अब बोलिए कि सर, अगर हम तो ज़्यादातर देखते हैं कि कहीं घर से गांव में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन वो गुजर जाता है, तो उसका क्या कंडीशन रहता है। तो देखिए, अगर मोर देन 33 केवी रहा, क्या लिखा हुआ है, फॉर मोर देन 33 केवी, 33 केवी से ज़्यादा होने पे क्या होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस हो जाता है 12 फीट। इसका वाला जो 11 केवी से 33 केवी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है 12 फीट रो, मतलब कि 12 फीट प्लस 1 फीट एक्स्ट्रा फॉर 33 केवी, मतलब कि 1 फीट फॉर एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी, मतलब प्रत्येक एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए 1 फीट एक्स्ट्रा हाइट हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंस में क्या हुआ, 12 फीट प्लस 1 फीट फॉर एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या हो गया, 6 फीट प्लस 1 फीट एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए। ठीक है, तो अगर बोले हम कि अगर कोई किसी के घर के छत से 132 केवी के लाइन गुजर रही है, तो वहाँ कितना मतलब छत से कितना दूरी से, कितना हाइट से उस कंडक्टर को गुजरना चाहिए, उस वोल्टेज लाइन को गुजरना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए 132 केवी लाइन। ठीक है, तो 132 केवी लाइन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो देखिए क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस जब देखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस में कितना हुआ, देखिए 32 केवी, प्रत्येक 33 केवी के लिए कितना दिया हुआ है, 12 फीट प्लस, मतलब कि 12 फीट दे देते हैं, ये 12 फीट हो गया। 12 फीट किसके लिए दिए हम, 33 केवी के लिए 12 फीट दे दिए। अब प्लस एक्स्ट्रा, तो आप जोड़िए कि मतलब कि ये 33 केवी हुआ, 33 केवी से एक्स्ट्रा कितना है, तो देखिए 33 में क्या जोड़िएगा तो 132 आ जाएगा, तो आप जोड़िएगा 99, है ना, 99 केवी। तो बोलिए ये 33 केवी के लिए कितना,
12 फीट डिस्टेंस हुआ। अब प्लस 99 केवी के लिए तो हम क्या बोले, फॉर एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी, तो 99 से 33 में डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 3, है ना। तो 3 बार एक्स्ट्रा 33 केवी आया, तो क्या लिख देंगे हम लोग 3 इंटू कितना फीट, 1 फीट एक्स्ट्रा है प्रत्येक 33 के लिए, तो कितना 3 बार 33 के भी एक्स्ट्रा हुआ ना, 99 के भी कहने का मतलब 3 बार 33 के भी एक्स्ट्रा हुआ, तो 3 इंटू 1 फीट, इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया 12 प्लस ऑफ 3 मीन्स 15 फीट। मतलब कि 132 केवी के केस 132 केवी लाइन में कम से कम छत से कंडक्टर का लाइन 15 फीट होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो सेफ्टी नहीं है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी लिखा हुआ है 6 फीट प्लस 1 फीट फॉर एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी। तो कितना हो गया 33 केवी के लिए तो 6 फीट लिख दिया, फिर प्लस 1 फीट फॉर एवरी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 3 बार 33 के भी एक्स्ट्रा हुआ था, तो 3 इंटू 1 फीट फॉर एवरी मीन्स 1 फीट, तो कितना हो गया मीन्स हो गया यहाँ पर 6 और 3 9 फीट। कितना होना चाहिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस छत से 9 फीट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फिर ले लेते हैं 400 केवी का लाइन, तो कितना होगा। अब हम 400 केवी का लाइन लेते हैं, तो अगर क्या है 400 केवी का लाइन है, 400 किलो वोल्ट का लाइन है, तो उसमें क्या होगा। तो देखिए पहला तो 33 केवी लिख दिए, 33 केवी प्लस कितना होगा तब 400 केवी होगा, तो 400 माइनस 33 करिए तो ये हो जाएगा 7 और ये 6 और ये मतलब 367 केवी एक्स्ट्रा है, 367 केवी एक्स्ट्रा है। तो उसमें देखेंगे कितना 33 केवी एक्स्ट्रा हुआ है, तो 367 में 33 से डिवाइड देंगे, आप 367 में 33 से डिवाइड देंगे तो कितना एक्स्ट्रा 33 केवी हुआ है वो पता चला जाएगा। तो अगर 367 में 33 से डिवाइड किए हैं तो 11.12 आएगा, कितना आएगा 11.12, तो 11.12 33 के भी एक्स्ट्रा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 33 के भी के लिए कितना हुआ 12 फीट मतलब 12 फीट। ये किसका लिख रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस लिख रहे हैं, VD वर्टिकल डिस्टेंस 12 फीट प्लस 11.12 इंटू कितना प्रत्येक 33 के भी लिए 1 फीट एक्स्ट्रा होता है तो 1 फीट हो गया। तो इसको अगर जोड़िएगा तो 12 प्लस ऑफ 11.12 कितना हो जाएगा 2 1 3 2 मतलब कि 23.12 फीट मिनिमम होना चाहिए। कितना हाइट होना चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस का उस ट्रांसमिशन लाइन उस कंडक्टर का रूफ से 23.12 फीट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तो 33 केवी के लिए 6 फीट प्लस प्रत्येक 33 केवी के लिए एक्स्ट्रा कितना 1 फीट, तो एक्स्ट्रा 33 केवी कितना है 11.12 एक्स्ट्रा है, तो क्या लिखेंगे 11.12 इंटू प्रत्येक एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए कितना है 1 फीट, तो ये कितना हो गया 6 प्लस ऑफ 11.12 ये हो गया 17.12 फीट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रूफ से, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल नंबर है उसको हम लोग देखते हैं।
देखिए रूल नंबर 84 जो बोलता है ना कि हम लोग हवाई अड्डा के निकट कैसे ट्रांसमिशन लाइन को ले जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रॉम्स, प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रॉम्स मतलब कि हवाई अड्डा, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकट, निकट, एयरोड्रॉम्स मतलब हवाई अड्डा। तो हवाई अड्डा के निकट हम लोग कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, उसका काम इलेक्ट्रिफिकेशन का कैसे होगा, ये बताता है रूल नंबर 84 में। ठीक है, अब रूल नंबर 86 रिलेटेड है कि जैसे देखते होंगे कि कहीं कहीं क्या होता है कि सेम सपोर्ट पे, सेम पोल पे एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन का भी कुछ केबल जाता है और फिर उसमें ट्रांसमिशन लाइन का भी केबल जाता है, कंडक्टर रहता है। तो एक ही सपोर्ट पे, मतलब एक सपोर्ट पे ट्रांसमिशन लाइन भी जा रहा है और प्लस आपका जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन का है केबल वो भी जा रहा है। तो इसके बारे में बताया गया है वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या गाइडलाइंस है, जो रूल नंबर 86 में बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कंडीशन टू बी अप्लाइड, ये कंडीशन किसके लिए होगा, कंडीशन टू बी अप्लाइड फॉर टेलीकम्युनिकेशन and ट्रांसमिशन बोले या इलेक्ट्रिकल लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन या इलेक्ट्रिकल लाइंस दोनों बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑन द सेम सपोर्ट। समझ रहे हैं किसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। कभी कभी देखते हैं कि सेम सपोर्ट पर ही टेलीकम्युनिकेशन लाइन भी रहता है और इलेक्ट्रिकल लाइन भी रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है। ठीक है, और कुछ और भी कंडीशन है जो आप लोग को छोटा छोटा चीज़ जानना चाहिए, जैसे कि ये मतलब ख़त्म ही कर देता हूँ, छोटा छोटा जो रूल है जो सबको जानना चाहिए। जैसे कि आप घर में अगर वायरिंग का काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है कि फ़ैन का हाइट होना चाहिए फ्लोर से 2.5 मीटर, तो ये सब लिख लेते हैं। फ़ैन का हाइट ग्राउंड से कितना होना चाहिए, तो लिख लेते हैं हम लोग, द मिनिमम हाइट, ये सब क्या IE रूल के अंतर्गत आता है, द मिनिमम हाइट ऑफ फैन फ्रॉम द ग्राउंड should be 2.5 meter and the minimum height of लाइट, जो हम लोग घर में लाइट लगाते हैं उसका कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2.25 मीटर होना चाहिए। मतलब कि देखते होंगे आप कहीं भी फैन से नीचे ही लाइट लगाना चाहिए, तो कितना, थोड़ा सा नीचे, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 2.25 मीटर। ठीक है, ये सब अगर घर में आप लोग करते होंगे वायरिंग वगैरह, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज़। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप घर में वायरिंग कर रहे हैं तो बोर्ड जो होता है उसमें कितना ब्रांच देंगे, मतलब कितना पॉइंट देंगे। तो अगर आप 5 फीट तक 5 एम्पियर का आप बोर्ड बना रहे हैं, तो जो लाइट और फैन वाला जो बोर्ड होता है, लाइट और फैन सर्किट, उसके लिए कितना होना चाहिए। तो लाइट और फैन सर्किट के लिए, लाइट एंड
फैन के लिए, लाइट एंड फैन सर्किट के लिए क्या कंडीशन है? लाइट और फैन सर्किट के लिए मैक्सिमम जो पॉइंट होना चाहिए कितना होना चाहिए? 10। मैक्सिमम पॉइंट कितना होना चाहिए? 10। कितना लिखेंगे? मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए 10। और उसमें लोड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम लोड मात्र 800 वाट का, मैक्सिमम पॉइंट 10 और मैक्सिमम लोड 800 वाट का, ठीक है। लेकिन अगर यही पावर सर्किट है, पावर सर्किट कहने का मतलब आप लोग 15 एम्पियर तक की कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं, 15 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं, तो उसमें कितना कितना रहेगा? पावर सर्किट के लिए मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट आपका पावर सर्किट में रहेगा 2, और मैक्सिमम लोड कितना होगा? 3000 वाट, मतलब कि 1500 वाट का 2 लगा सकते हैं ये दोनों पॉइंट में। तो मैक्सिमम लोड कितना हुआ? मैक्सिमम लोड होगा 3000 वाट, ठीक है। तो ये सब बात एकदम जनरल है, पूछ लेता है एसएससी जेईई में भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी मटेरियल हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ इसमें स्विच लगेगा, वो सारा क्या होना चाहिए? ISI से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ISI कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क शुड बी ISI स्टैंडर्ड। ISI स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से जो उस अप्रूवल मिला हुआ है वही मटेरियल यूज करना चाहिए। ISI का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ देता है ये भी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा और छोटा छोटा चीज़ है। और ये जो स्विच बोर्ड है ये ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए 1.5 मीटर। कितना होना चाहिए? ग्राउंड से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। ये भी लिख लीजिए आप लोग। द मिनिमम हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड शुड बी 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लिख लिए? क्या लिखना है? द मिनिमम हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड फ्रॉम द ग्राउंड शुड बी 1.5 मीटर। और एक बात और, जो घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं तो उसका स्विच बोर्ड, अगर आप दरवाज़ा से अंदर जा रहे हैं, किसी भी घर में अगर दरवाजे से अंदर जा रहे हैं तो स्विच बोर्ड जो होना चाहिए वो बाएं साइड होना चाहिए। मतलब कि आप अगर दरवाज़ा में इन कर रहे हैं तो जो स्विच बोर्ड रहेगा उस दरवाजे से बाएं साइड में रहेगा, ठीक है। तो बाएं साइड वाला दीवार में स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। जनरली ये मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये बोलता है, गाइडलाइन दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करिएगा? स्विच बोर्ड शुड बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डोर, मतलब दरवाजा के लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए स्विच बोर्ड को, जब आप इन कर रहे हैं तब, ये ध्यान दीजिएगा। और कभी भी स्विच बोर्ड जो होता है बाथरूम के अंदर नहीं लगाया जाता है, ये कंडीशन है। अगर आप बाथरूम के अंदर कोई भी स्विच बोर्ड लगा रहे हैं तो वाटर प्रूफ वाला स्विच बोर्ड लगाएंगे। ये किसका इंस्ट्रक्शन है? ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कभी भी स्विच बोर्ड बाथरूम में नहीं लगाएंगे। अगर बाथरूम में लगाना पड़ रहा है तो वहाँ पे वाटर प्रूफ वाला स्विच बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। और हमेशा सॉकेट क्या यूज होना चाहिए? सॉकेट 3 पिन का यूज होना चाहिए। 3 पिन में, जिसमें कि आपका ये जो 3 पिन का सॉकेट है तो ये वाला जब मोटा रहता है और ये दोनों, मतलब एक ग्राउंड और एक न्यूट्रल और एक फेज, और ये क्या रहता है? अर्थिंग रहता है। कभी भी ये वाला और हमेशा ये अर्थिंग वाला कनेक्शन करके ही रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी आयरन में अगर करंट आता है तो ये आपका अगर अर्थिंग वगैरह लगा हुआ रहता है तो आप कभी कभी उसका प्लेट नीचे छुएंगे तो हल्का हल्का करंट लगेगा, लेकिन अगर ये कनेक्ट रहता है तो आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि वो जो अगर कभी कभी बॉडी में भी करंट अगर आ जाती है तो आपको
मतलब करंट लगने से बचा करके जो भी करंट रहता है वो डिस्चार्ज हो जाता है ग्राउंड में, ठीक है, और आपको करंट लगने से बचा लेता है। तो ये जो 3 पॉइंट में ये जो अर्थिंग वाला जो पॉइंट होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग घर में वायरिंग करवाइएगा तो ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे चलते हैं, क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है, ये एक टेक्निक है रिप्रेजेंट करने का। क्या रिप्रेजेंट करने का? इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या उसका सर्किट को रिप्रेजेंट करने का, और साथ ही साथ डिस्क्राइब करने का एक ये टेक्निक है। तो वही लिखे हैं, इट इज़ ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड सर्किट्स। मतलब कोई भी सर्किट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या उसका डायमेंशन है, क्या उसका रेटिंग है। ये सारा हम लोग ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम लोग ये सारा मेंशन किए हुए रहते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है ये पता चल गया। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है। अब देखिए ड्राइंग का यूज क्या क्या हो सकता है। आप जैसे अगर किसी को कहीं इंस्टॉल करना है या घर में वायरिंग ही करना है, तो पहले हम एक पेज पर पूरा उसका जो ड्राइंग है वो लेआउट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि कितना दूरी पे एक लाइट लगाना है, कितना दूरी पे और कौन सा पॉइंट पे मैं फ़ैन लगाऊंगा, कौन सा पॉइंट पे स्विच बोर्ड रहेगा। ये सब सारा कुछ मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि जो इलेक्ट्रीशियन रहेंगे उनको इंस्टॉल करने में आसान होगा, और उसके अनुसार उस ड्राइंग के अनुसार क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। या तो आप देखिए कोई सिस्टम को अगर रिपेयर करना है, ठीक है, कोई सिस्टम को अगर क्या करना है, रिपेयर करना है, तो कैसे करते हैं। तो उसमें भी क्या रहेगा, अगर ड्राइंग रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, सिस्टम को हम लोग रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि उसमें अगर कहीं कोई कुछ वायरिंग जल गया या वायरिंग कुछ गड़बड़ हो गया, तो कम से कम उस ड्राइंग में शो किया हुआ रहेगा कि यहाँ पे इसका कनेक्शन ऐसे था, समझ रहे हैं। उस सर्किट डायग्राम अगर बनाया हुआ रहेगा वहाँ पे, तो ये शो किया हुआ रहेगा कि उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ था और कौन सा वायर जल गया है या कौन सा कंडक्टर जल गया है, तो उसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है ड्राइंग होना, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हुए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है बड़ा बड़ा, जैसे कि सर्किट ब्रेकर वगैरह रहता है, तो सारा उसका सर्किट डायग्राम जो उसका लेआउट डायग्राम रहता है सारा बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके अनुसार आपको मैनुअल दिया हुआ रहता है उसको कनेक्शन करने के लिए, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक मैनुअल बनाया हुआ रहता है कि उसको इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके अनुसार से इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, हाई प्रोफेशनल जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसीलिए उसका यूज लिखे हुए हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द डिज़ाइंस टू इलेक्ट्रीशियंस। मतलब ये डिज़ाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है, किसको, इलेक्ट्रीशियन को या और अदर्स मतलब जो भी हो गया, वर्कर हो गया या इंजीनियर हैं वहाँ पे डिज़ाइन करें तो उनके लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हेल्प टू इंस्टॉल और एंड रिपेयर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, जैसा हम आपको बताए हैं कि ये मदद करता है उसको रिपेयर करने में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को और इंस्टॉल करने में, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, तो उसको हम लोग कहीं पर भी रखते हैं और उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए। मतलब कि अगर हम लाइट इंस्टॉल किए हैं, मतलब लाइट एक लगाए हैं, तो उसको भी बोलेंगे कि लाइट हम इंस्टॉल किए हैं और उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिए ताकि लाइट जले और उस रूम का अंधेरा दूर हो। जहाँ पे हम लाइट लगाए हैं उस वहाँ क्या आ जाए, लाइट आ जाए, ठीक है। जैसे फ़ैन लगाए हैं, कहीं पर अगर फ़ैन लगाए हैं तो इसलिए फ़ैन लगाए हैं, फ़ैन को क्या किए हैं, इंस्टॉल किए हैं। मतलब टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलेंगे उसको इंस्टॉल किए हैं। तो क्यों किए हैं, क्योंकि वो एक हवा देगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होता है। एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या डिवाइस। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का क्या होता है, ये एक कम्बिनेशन होता है। मतलब वायर उसमें क्या किए, कनेक्ट किए, उसके बाद फैन कनेक्ट किए, तो ये क्या है, कम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, ठीक है। फ्रॉम ए कॉमन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कॉमन इलेक्ट्रिकल सप्लाई से टू फुलफिल ए पार्टिकुलर पर्पस, किसके लिए, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग कार देखिए, व्हीकल, ये भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है।
4 प्रकार का कौन कौन होता है ये अभी हम बताता हूँ। जैसे कि कोई आप लोग बस या ट्रेन में कुछ में भी तो उसको व्हीकल इंस्टॉलेशन बोलते हैं या कार इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो कार में बोलिए कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम इंस्टॉल किए तो उसका पर्पस क्या है। जैसे कि कोई सेंसर है, सेंसर मतलब समझ रहे हैं कि आप देख रहे हो कि ब्रेक वाला सेंसर हो गया, जिससे कि ब्रेक दबाते ही पीछे वाला लाइट जल जाता है। तो क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एक सेंसर क्या हुआ, इंस्टॉल हुआ। ठीक है, तो बहुत सारा पर्पस है उसको, मतलब पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी डिवाइस को यूज किए और उसको इंस्टॉल किए तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कितना प्रकार का होता है अभी आप लोग को पढ़ना है, 4 प्रकार का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये 4 प्रकार के आप लोग को पढ़ना है। पहला है कार या व्हीकल इंस्टॉलेशन, दूसरा है रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। क्या है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। और थर्ड है बोट इंस्टॉलेशन एंड फोर्थ है कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन, कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो ये बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, व्हीकल, रेसिडेंशियल, बोट। एक होता है पावर लाइन इंस्टॉलेशन, वो भी होता है। ठीक है, पावर लाइन इंस्टॉलेशन। एक और होता है पावर लाइन इंस्टॉलेशन। एक क्या होता है, पावर लाइन इंस्टॉलेशन। तो ये चारों हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब 5 है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।